धनंजय चटर्जी ये नाम भारत के कानूनी इतिहास में एक ऐसे केस से जुड़ा है जो कागजों पर तो बंद हो चुका है, लेकिन जिस पर सवाल आज भी जिंदा हैं। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। साल था 2004। भारत में 21वीं सदी की पहली फांसी दी जा रही थी। सबको लगा कि 1990 के एक बेहद क्रूर मामले का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। पर क्या वाकई ऐसा हुआ था? देखिए, आमतौर पर फांसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन इस केस में यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल शुरू होता है। एक ऐसा सवाल जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की नींव पर ही उंगली उठाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों बाद भी ये बंद हो चुका केस भारत के सबसे बड़े मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस में से एक माना जाता है? चलिए, आज इसी को समझते हैं। क्यों एक सुलझा हुआ मामला आज एक दुखद गलती की मिसाल बन गया है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑफिशियल स्टोरी क्या थी, मतलब वो कहानी जो अदालतों ने बताई और जो सालों तक हम सबने सुनी। देखने में कहानी बिल्कुल सीधी लगती है ना? 1990 में 18 साल की हेतल पारेख की हत्या हुई। एक साल बाद 1991 में अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी को दोषी ठहराकर मौत की सजा सुना दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 1994 में उन्होंने भी सजा को बरकरार रखा और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया। और फिर 10 साल बाद 2004 में 14 अगस्त को, जो कि उसका जन्मदिन भी था, धनंजय को फांसी दे दी गई। अपराध, सजा, न्याय, केस क्लोज्ड। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब हम इस ऑफिशियल स्टोरी के धागे खोलना शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी क्रिमिनल केस की जो बुनियाद होती है वो होते हैं सबूत। और धनंजय के केस में प्रॉब्लम इसी बुनियाद में थी। इसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें थीं। अब इस केस की सबसे दिलचस्प और सबसे डरावनी बात यह है कि पूरा का पूरा केस परिस्थितिजन्य साक्ष्यों यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर खड़ा था। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि किसी ने धनंजय को वो अपराध करते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा था, बल्कि पुलिस ने अलग अलग सबूतों को जोड़कर एक चेन बनाई और कहा कि देखो, ये सब धनंजय की तरफ ही इशारा कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो चेन वाकई इतनी मजबूत थी कि किसी को फांसी पर लटका दिया जाए? आइए जरा इन सबूतों की खामियों पर एक नजर डालते हैं। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अपराधी धनंजय ही था, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था कि विक्टिम के फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, तो वो बाहर कैसे निकला? फिर कहा गया कि दोनों में जबरदस्त संघर्ष हुआ, लेकिन धनंजय के शरीर पर एक खरोच तक नहीं मिली, न ही उसके कपड़ों पर कोई खून का धब्बा। विक्टिम की बॉडी पर सीमेन मिला, लेकिन उस दौर में डीएनए टेस्ट नहीं किया गया, जो आज के समय में सबसे बड़ा सबूत होता। और सबसे अजीब बात, बिल्डिंग के लिफ्टमैन और दूसरे स्टाफ जैसे जरूरी गवाहों से कभी ढंग से पूछताछ ही नहीं की गई। ये सब मिलकर सबूतों की एक बहुत ही कमजोर चेन बनाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ आज की बातें नहीं है। फांसी के बाद कई एक्सपर्ट्स ने इस केस की फाइलों को दोबारा खोला। 2015 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सबूत अदालत में पेश किए गए, उनकी एक दूसरी व्याख्या भी हो सकती है। एक ऐसी व्याख्या जो धनंजय को बेगुनाह साबित करती है। पीयूडीआर की एक रिपोर्ट डेड रॉन्ग ने तो साफ साफ कहा कि प्रोसिक्यूशन की कहानी में झोल था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक गलती थी। आज की तारीख में ज्यादातर लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक गलत सजा का क्लासिक केस था। तो सवाल ये उठता है कि अगर सबूत इतने कमजोर थे, तो फिर उसे फांसी की सजा हुई कैसे? इसका जवाब हमें कोर्ट रूम के अंदर नहीं, बल्कि उसके बाहर मिलता है, टीवी स्टूडियोज और अखबारों की हेडलाइंस में। देखिए, आइडियली तो अदालत में न्याय ठोस सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होना चाहिए, बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है। लेकिन जब वही केस टीवी पर चलने लगता है तो न्याय का पैमाना बदल जाता है। तब फैसला पब्लिक के गुस्से, इमोशनल कहानियों और एक विलन बनाने के दबाव में होने लगता है। और धनंजय के केस में अफसोस की बात है कि ठीक यही हुआ। उस दौर में मीडिया ने धनंजय को कोर्ट के फैसले से पहले ही बलात्कारी हत्यारा का लेबल दे दिया था। हर अखबार, हर चैनल पर यही कहानी चल रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि पब्लिक में एक जबरदस्त गुस्सा पैदा हो गया और जुडिशरी पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया कि वो एक सख्त फैसला सुनाए। इसी को कहते हैं ट्रायल बाय मीडिया, जब फैसला कोर्ट रूम से पहले ही टीवी पर हो जाता है। धनंजय को तो फांसी दे दी गई, लेकिन ये केस अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया, शक और सवालों की विरासत, जिसने भारत में कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा पर चल रही बहस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस पूरे केस से हम क्या सीखते हैं? क्या है वो बड़े सबक
पहला और सबसे जरूरी सबक ये है कि मौत की सजा में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये एक इरिवर्सिबल फैसला है। दूसरा, अगर केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका है तो सबूतों की चेन में एक भी कड़ी कमजोर नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल अटूट होनी चाहिए। तीसरा, मीडिया की पावर बहुत बड़ी है और इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और चौथा, न्याय किसी के अमीर या गरीब होने से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये याद रखना जरूरी है कि धनंजय एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड था। और अंत में, फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले धनंजय के आखिरी शब्द थे, आमी निर्दोष, आमा के मेरे फैले शोभ, यानी मैं बेगुनाह हूं, वो सब मुझे मार रहे हैं। ये शब्द आज भी इस पूरे केस पर एक सवाल बनकर गूंजते हैं। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम जानते हैं कि एक न्यायिक गलती को कभी सुधारा नहीं जा सकेगा, तो फिर संदेह से परे, यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, का असली मतलब क्या होना चाहिए? इसका पैमाना कितना ऊंचा होना चाहिए? शायद यही एक सवाल धनंजय चटर्जी के केस की असली विरासत है।